हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एवीएस एजुकेशन पर, एजुकेशन मैटर्स। तो आज की इस वीडियो में हम डायमेंशनल एनालिसिस को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। उस दिन 3 ही क्वेश्चन हो पाए, आगे के जो 7 क्वेश्चंस रहते हैं उन्हें इस वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पहले वाली वीडियो देखिए। डायमेंशनल एनालिसिस बहुत ही आसान टॉपिक है, उसके बारे में समझिए, उसके बाद क्वेश्चन करने का फ़ायदा है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। लेट्स गेट स्टार्ट। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 3 तक कर लिए थे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन 4 से क्वेश्चन 10 तक करने वाले हैं। वीडियो पॉज करके आप ये क्वेश्चन 4 पढ़ लीजिए जो आपकी स्क्रीन पर है। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आई, आर और वी है वो किसी ना किसी तरह से रिलेटेड हैं। किसी दो का प्रोडक्ट किसी तीसरे के बराबर है और उसी को डायमेंशन की हेल्प से अपने को सोल्व करना है कि कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। इसके सोल्यूशन की तरफ अप्रोच कैसे करना है, सबसे पहले देख लेते हैं केसेस क्या क्या बन सकते हैं। किन्हीं दो का प्रोडक्ट हो सकता है, तो किन्हीं दो को पकड़ लेते हैं। अपने पास है कौन कौन सी, आई है, वी है और आर है। तो प्रोडक्ट किस किस का हो सकता है, या तो आई वी का हो सकता है, या तो आई आर का हो सकता है, या फिर वी आर का हो सकता है। यही 3 केस बनने हैं। तो अगर आई वी का प्रोडक्ट होगा तो वो किसके बराबर होना चाहिए, आर के। आई आर का होगा तो वो किसके होना चाहिए, वी के। वी आर का होगा तो वो किसके, आई के होना चाहिए। यही है, इन्हीं को वो डायमेंशन की हेल्प से सोल्व करते हैं। अप्रोच क्या होगा, इस तरफ की जो डायमेंशंस हैं और इस तरफ की जो डायमेंशंस हैं वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। जिस इक्वेशन में इक्वल आ गई वो इक्वेशन है करेक्ट। कैसे, सबसे पहला जो केस है कोई भी ले लेते हैं, मान लेते हैं हम ले लेते हैं आई वी। तो आई वी की डायमेंशन लिखें। आई की डायमेंशन आई, इस क्वेश्चन में आई ही ली गई है इक्वेशन। वैसे आप उसकी जगह ए या एम्पियर भी लिख सकते हैं। ये अच्छी वर्मा का क्वेश्चन है, उसमें पूरी बुक में आई ही लगाई गई है। और v की जो डायमेंशन है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ml2 i-2 t-3 ये है। इसको आगे सोल्व किया तो m का m, l2 i की पावर कितनी हो गई, यहाँ पे 1 थी, यहाँ -2 थी, प्लस करेंगे तो -1 और t की पावर -3। ये इक्वेशन आ गई। ये किसके इक्वल होनी चाहिए, r की। r की डायमेंशन क्या है, यहाँ दी गई है ml2 i-2 t-3। अच्छा, ये आर की है, सॉरी ये गलत ले ली यहाँ पे अपने ने डायमेंशन। यहाँ वी की आनी थी ml2 t-3 और आई की पावर -1 होनी थी। यहाँ पे आई की पावर -1 होती तो -1 + 1 0 हो जाते। यहाँ पे आई की पावर 0, यानी आई की कोई टर्म नहीं आती, डायमेंशन बच जाती ml2 t की पावर -3। क्या ये आर की इक्वल है, नहीं है, तो इक्वेशन है इनकरेक्ट। अगली इक्वेशन लेते हैं, आई वी ले ली, अब लेते हैं आई आर। आई आर की डायमेंशन देखें तो आर अपने पास ये है, आई की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई की जो पावर है -2 से कितनी हो जाएगी, -1। इस टाइम फॉर्मूले को लिख देते हैं ml2 i-1 t-3। अब ये इक्वल होना चाहिए किसके, v के। v का डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे है ml2 t-3 i-1, ml2 t-3 i-1। मैच हो गया, तो ये इक्वेशन है करेक्ट। ये दूसरी बार में ही अपनी इक्वेशन करेक्ट आ गई, नहीं कई बार तीनों करके देखने पड़ जाती है। तो फॉर्मूला अपने पास क्या आ गया, v = i/r। और ये फॉर्मूला डायमेंशनली भी करेक्ट है, फिजिकली भी करेक्ट है, फेमस ओम्स लॉ है। ये है क्वेश्चन नंबर 5, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन द लेंथ l बिटवीन द नोड्स। यानी जो फ्रीक्वेंसी है f वो डिपेंड करती है किस किस पे, l पे, टेंशन f पे और मास पर यूनिट लेंथ m पे। तो फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन निकालनी है, इस पे डिपेंड करती है। जो पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा था उसकी पावर ABC लिख रखी थी, उसी अप्रोच से इस क्वेश्चन को करना है। कैसे करना है, हम लिख सकते हैं F = L की कोई पावर A, F की कोई पावर B और M की कोई पावर C। तो यही अपने को सोल्व करना है, ABC की वैल्यूज़ निकालनी है। डायमेंशनल RHS की और LHS की इक्वल होनी चाहिए। इक्वल करके ABC की वैल्यू आ जाएगी, उससे इक्वेशन बन जाएगी। आसान क्वेश्चन है, कर सकते हो। या अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, या मैं ही करके दिखा देता हूँ सोल्व कैसे करना है। L की डायमेंशन क्या है, जो अपने पास फॉर्मूला क्या है, ये A, B और C। तो L इसके अंदर क्या ले रखा है, लेंथ L, तो L की पावर आ गई A। डायमेंशन अगर लिखें तो
एफ क्या है, टेंशन। टेंशन भी एक तरह का फोर्स ही है, तो इसकी डायमेंशन वही है जो फोर्स की है, MLT-2। इसकी डायमेंशन आ गई बी। और तीसरा क्या है, एम मास पर यूनिट लेंथ। तो मास की तो डायमेंशन एम है, पर यूनिट लेंथ है तो M/L आ जाएगा। इसकी डायमेंशन आ जाएगी ML-1। ML-1। इसकी पावर C। अब जो सेम क्वांटिटीज है उनको इकट्ठा कर लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं m की पावर यहाँ से देखें तो b, यहाँ पे देखें c, ऐड हो जाएगी b+c। उसके बाद है l की पावर a, b और -c, यानी a + b - c। उसके बाद है t की पावर है -2b, यहाँ पे कुछ नहीं है तो बस इतना ही। और इक्वेशन को दोनों को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन पता होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/टाइम। तो 1/टाइम की डायमेंशन क्या हो जाएगी, t की पावर -1। ये अपनी दोनों बराबर आनी चाहिए। यहाँ पे 2 वेरिएबल है, यहाँ 3 वेरिएबल है, यहाँ 1 है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। -2b किसके इक्वल होना चाहिए, इस तरफ देखें तो सिर्फ t है, t की पावर इक्वेट होएगी -2b इक्वल होना चाहिए -1 के। ये माइनस से माइनस कैंसिल। b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। b की वैल्यू आ गई, यहाँ पे रख देंगे। c + 1/2 किसके इक्वल होना चाहिए, इस तरफ m के कोई भी टर्म नहीं है तो 0 के इक्वल होना चाहिए, c + 1/2। तो c की वैल्यू वहाँ से कितनी आ जाएगी, -1/2। और फिर आ जाता है a + b - c, ये 0 के बराबर होना चाहिए। c की वैल्यू आ जाएगी, b की आ जाएगी, तो a की वैल्यू हम निकाल लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज दिस एक्सप्रेस्ड इन डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर, हेयर डाइन इज द CGS यूनिट। तो ये भी पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, जो CGS वाला क्वेश्चन हमने सोल्व किया था अर्ग वाला पिछली वीडियो में, उसी क्वेश्चन जैसा है। मेन अपने को क्या करना है, जो SI से CGS यूनिट बनानी है मॉडुलस ऑफ स्टील की। तो बेसिकली अपने को क्या करना है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर को कन्वर्ट करना है डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर में। SI से CGS उससे ही करेंगे हम, किससे, डायमेंशनल एनालिसिस से। यहाँ पे डायमेंशन लिख देंगे फोर्स की, यहाँ पे मीटर की क्या होती है L, उसका स्क्वायर कर देंगे और फिर उनको बदल देंगे CGS यूनिट्स में। कैसे करेंगे अभी देखते हैं कैसे करना है। डायमेंशनल फार्मूला लिख देते हैं किसका, N/मीटर स्क्वायर का। न्यूटन का क्या है, न्यूटन फोर्स की यूनिट है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला है MLT-2। मीटर स्क्वायर का क्या है, L²। इसको सॉल्व किया तो आ जाएगा ML की पावर -1, T की पावर -2, है ना। फिर इसको कन्वर्ट करते हैं, M किसका है, मास का, तो CGS यूनिट में मास की यूनिट है ग्राम। पहले इनकी SI यूनिट्स लिखेंगे तो वो आ जाएगी किलोग्राम, 1 किलोग्राम। लेंथ की 1 मीटर, इसकी पावर -1, और टाइम की 1 सेकेंड, इसकी पावर -2। अब इनको कन्वर्ट करते हैं, किलोग्राम क्यों करेंगे ग्राम में, तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻³ ग्राम्स। फिर मीटर को करेंगे सेंटीमीटर में, तो यहाँ आ जाएगा 10⁻² सेंटीमीटर, और इसकी होल की पावर -1। और टाइम सेम टू सेम रहेगा कोई, -2। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर यहाँ पे जो 2 है वो माइनस से मल्टीप्लाई होएगी, -2 आ जाएगी। 10 को इकट्ठा करेंगे तो 3 - 2 यहाँ पे आएगा, क्योंकि 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 यहाँ मल्टीप्लाई में थी। और फिर वहाँ आ जाएगा इनटू में 1, और आगे आ जाएगी यूनिट्स ग्राम पर सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो 3 में से 2 गए, कितना बच गया, 1। यहाँ पे ऊपर लिख लो, सबसे ऊपर यूनिट्स अपनी कन्वर्ट हो जाएगी SI to CGS में। आंसर क्या आएगा, 10 डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर। हेज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए। इस क्वेश्चन में क्या है, 4 इक्वेशन दे रखी हैं, डायमेंशनली चेक करना है कौन सी इक्वेशन करेक्ट है, कौन सी इक्वेशन इनकरेक्ट है। तो आसानी से कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए। सोल्व करते हैं। सबसे पहले ए पार्ट देखते हैं इसका। ए पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, y क्या है, डिस्टेंस की क्या है, L। राइट पार्ट में क्या है, a इंटू साइन का कोई फंक्शन दे रखा है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो साइन का फंक्शन है, साइन या जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसेकेंट, सिकेंट, सारे डायमेंशनलेस होते हैं। और उसके अंदर जो यहाँ पे वैल्यू आएगी, थीटा या कोई भी वेरिएबल, वो भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस।
तो इसमें देखते हैं ए पार्ट में क्या है, ए की डायमेंशन क्या है, एल। उसके बाद है साइन का फंक्शन, साइन की कोई डायमेंशन होती नहीं तो सीधा कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन ये चेक करना जरूरी है साइन के अंदर जो चीज़ है उसकी डायमेंशन है या नहीं। अंदर वाली चीज़ है 2π t/t, ये भी टाइम, तो ये कट गया डायमेंशनलेस, 2π तो डायमेंशनलेस है ही, तो पहली इक्वेशन अपनी आ गई करेक्ट। बी पार्ट में देखते हैं, बी पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड तो एल है, राइट हैंड साइड ए है और ए की डायमेंशन एल है। उसके बाद साइन का फंक्शन है डायमेंशनलेस होता है, लेकिन उसके जो अंदर जो दे रखा है साइन में वी टी, ये डायमेंशनलेस नहीं है। कैसे नहीं है, वी की डायमेंशन कितनी है LT-1 और टी यानी टाइम उसकी कितनी है टी, सॉल्व करेंगे तो डायमेंशन आ जाएगी एल। तो यहाँ पे साइन के अंदर डायमेंशनलेस क्वांटिटी होना जरूरी है, तो अपनी बी इक्वेशन वो है इनकरेक्ट है। उसके बाद सी इक्वेशन पर चलते हैं, वाई दे रखा है, इस तरफ एल है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड A/T, उसके बाद एक साइन का फंक्शन दे दिया वो T/A। तो इसमें कई गलतियाँ हैं। पहली तो ये है, ये भी सेम डायमेंशन नहीं आ रही, क्योंकि A यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है और बड़ा टी टाइम पीरियड है। तो ऊपर तो लेंथ की डायमेंशन है, नीचे टाइम की है, डायमेंशन क्या आएगी LT-1। और साइन के अंदर डायमेंशन वाली क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस होनी चाहिए, तो इसकी वजह से इनकरेक्ट है और इसकी वजह से भी इनकरेक्ट है, तो सी इक्वेशन वो है इनकरेक्ट। उसके बाद डी की तरफ चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में है एल, राइट हैंड साइड में है A√2 डायमेंशन लेस है, ए की डायमेंशन एल है। उसके बाद साइन है ब्रैकेट में, तो साइन में देखें तो 2πt/t डायमेंशन लेस हो गया। फिर प्लस में कोस दे रखा है, कोस में भी डायमेंशन लेस है, तो ये वाली इक्वेशन क्या होगी अपनी करेक्ट होगी। कौन कौन सी करेक्ट थी, ए करेक्ट थी और डी करेक्ट थी, दो इक्वेशन इसके अंदर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वीडियो पॉज करो, देख लो, पढ़ लो क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक इक्वेशन दे रखी है अपने को, जो फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसकी इक्वेशन यहाँ पे दी गई है। लेकिन जो कांस्टेंट सी है, कांस्टेंट सी क्या, स्पीड ऑफ लाइट, वो कहाँ पुट करना है और उसकी कितनी पावर होनी चाहिए, वो अपने को यहाँ डायमेंशन से देखना है। तो इसका भी सेम अप्रोच है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डायमेंशन सेम होनी चाहिए। सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में तो डायमेंशन m है मास की, राइट हैंड साइड में डायमेंशन क्या क्या है, सबसे ऊपर दे रखी है मास की, उसके नीचे है 1 - v²। अब 1 में से किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है, v² को करना है, उसकी पावर है 1/2। अब एक बात देखो, 1 में से क्या v² को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों, दोनों चीज़ों का बेस सेम होना चाहिए, यानी यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए, तभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन के रूल उनके ऊपर लग पाएंगे। तो जो ये वाली क्वांटिटी है v², ये भी डायमेंशनलेस होनी चाहिए, तभी इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, तभी इक्वेशन होमोजेनियस होगी यानी करेक्ट होएगी। तो v² को डायमेंशनलेस करने के लिए इसके अपॉन में भी v² होना चाहिए, या कोई ऐसी क्वांटिटी होनी चाहिए जिसकी डायमेंशन v² के बराबर हो। अब हम देख सकते हैं अपने पास c है, c की डायमेंशन और v की डायमेंशन सेम होती हैं क्योंकि दोनों ही स्पीड है। तो v² के नीचे अगर हम c² लगा दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा, हाँ फ़र्क पड़ेगा। क्या फ़र्क पड़ेगा, ये वाली पूरी क्वांटिटी डायमेंशन लेस हो जाएगी, 1 में से आसानी से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ अपने को ये देखनी है, रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आ सकती है ना। अब आपको हो गई इस चीज़ का इससे क्या मतलब है, ये 1/2 जो पावर दे रखी है रूट ही है, और रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी कब आएगी, जब v²/c² बड़ा हो जाएगा किससे, 1 से। लेकिन जो c है वो मैक्सिमम स्पीड है, c के जितनी स्पीड किसी भी चीज़ की नहीं हो सकती, इसलिए जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा बड़ा होएगा। डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होएगा तो फ्रैक्शन की ऑल ओवर वैल्यू लेस देन 1 आएगी, यानी नीचे वाली क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, तो रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी, जिससे इक्वेशन अपनी ये करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सी की वैल्यू पूछी थी ना, सॉरी सी पूछा था कहाँ लगाना है, तो सी लगाना है v² के नीचे। ये इक्वेशन, एक और वीडियो जो साइक्लोट्रॉन के ऊपर थी उसमें इस इक्वेशन का जिक्र हुआ था, जहाँ मास चेंज हो जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, या अगर आप +1 में हैं तो +2 में आएगा साइक्लोट्रॉन, उसके अंदर ये इक्वेशन आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इस क्वेश्चन में एक फॉर्मूले का यूज़ होगा, वो बेसिक फार्मूला होता है लेंथ एंड आर्क का, जिसका नाम है θ = L/r। अगर किसी भी सर्कल में देखें हम
एक कोई आर्क ले लेते हैं ए बी, उसका जो ए बी है वो सेंटर ओ पर एक थीटा एंगल सबटेंड करती है, और उस ए बी आर्क की लेंथ एल है, सर्कल की रेडियस आर है, तो उस केस में फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू एल बाई आर। लेकिन अगर थीटा मच मच स्मॉलर है या फिर आर मच ग्रेटर है, तो उस टाइम पे जो लेंथ ऑफ आर्क है वो स्मॉल आ जाएगी। तो उस केस में आर्क की लेंथ की बजाय हम एक सीधी स्ट्रेट लेंथ है ना वो भी ले सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे यूज़ करनी है। कैसे? क्वेश्चन आपने पढ़ा, क्वेश्चन में कहा गया है जुपिटर इतने डिस्टेंस है अर्थ से डिस्टेंस दे रखा है जुपिटर का, और इसका एंगुलर डायमीटर दे रखा है आर्क का, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ जुपिटर। तो डायग्राम बना लेते हैं, ये जुपिटर ये अर्थ है ना, तो इसका डिस्टेंस है सेंटर से सेंटर देखते हैं, ये डिस्टेंस दे रखा है अपने को, और एंगुलर डायमीटर क्या हुआ, ये इनको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे एक थीटा आता है, ये दे रखा है एंगुलर डायमीटर, ये दे रखा है डिस्टेंस। तो अपने से क्या पूछ रखा है, जुपिटर का डायमीटर पूछ रखा है, यानी कि ये वाली लाइन एक्स ये पूछ रखी है यहाँ से यहाँ तक। तो पिछले जो डेरिवेशन अभी देखा हमने पीछे उसके बराबर ही हो गया ये। कैसे इसको अरेंज कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, एल की जगह लिख देंगे एक्स और आर की जगह डी। कैसे लगा पाए, क्योंकि डी है बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, इसलिए इसको लगा पाए। तो अपने को निकालना क्या है, एक्स, यहाँ से एक्स किसके बराबर आ जाएगा, डी इंटू थीटा। यानी अपने को क्या करना है, सिंपल इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, 35.72, और जो ऊपर ये दो दे रखे हैं ये किसका निशान है, ये है सेकंड का, और इंटू 824.7 मिलियन किलोमीटर्स। अब इसके अंदर मेन बात आती है, क्या इसको ऐसे की ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है? मैं कहता हूँ नहीं, ऐसा ही के अंदर करनी है कैलकुलेशन जो भी है। अब डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस किलोमीटर में निकालना है, तो जो यहाँ पे डी है डिस्टेंस वो किलोमीटर में, ये ठीक है, मिलियन किलोमीटर से, तो जो अपना डायमीटर है वो भी मिलियन किलोमीटर में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेकंड में दे रखी है एंगुलर डायमीटर, लेकिन एंगुलर डायमीटर का जो एसआई यूनिट है वो है रेडियन। अब डिग्री टू रेडियन करते हैं, या रेडियन के अंदर भी डिग्री में मिनट होती है, सेकंड होती हैं, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला याद रखेंगे सिंपल सा, और कई फॉर्मूले इस बुक के अंदर दे रखे होते हैं। डिग्री टू रेडियन करने के लिए ये याद रखो, रेडियन टू डिग्री करने के लिए ये करो, आपको उन चक्करों में नहीं पड़ना, सिर्फ ये याद रखना है 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई। 2 पाई क्या होता है, एक पूरा चक्कर होता है। पाई का एंगल आप सबको पता है, पाई का एंगल ये होता है, 2 पाई का एंगल क्या हो गया ये, यानी पूरा सर्कल, और पूरे सर्कल के सेंटर पे जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये दोनों इक्वेशन अपने को याद रखनी है। अब डिग्री टू रेडियन करना हो या रेडियन टू डिग्री करना हो, तो उसके लिए कैसे इसको काम में लाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1 डिग्री इक्वल टू 360, वहाँ पे जाके अपॉन में हो जाएगा 2 पाई अपॉन 360, यानी कि पाई अपॉन 180। ठीक है। अब 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 सेकंड किसके बराबर आ जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू में 60 इंटू में 60। ठीक है, दोबारा देखते हैं कैसे आया। 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180, 1 मिनट इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू में 60, और 1 सेकंड इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 60 इंटू 60। इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा 18, 3 2 जा 6 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 सेकंड इक्वल टू 20 पाई, है ना। तो सबसे पहले जो यहाँ पे 35.72 सेकंड दे रखा है, इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, 20 पाई यहाँ पे लिखेंगे, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 3.14 या 22/7 जैसा भी सुटेबल हो, और फिर इसको इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, डायमीटर ऑफ जुपिटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो पॉज कर लो, क्वेश्चन को पढ़ लो। तो क्वेश्चन आप सबने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, एक फॉर्मूला दे रखा है, R=R0 a की पावर 1/3। ए क्या है, इसमें मास नंबर है, R0 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.24 में यहाँ पे दे रखी है, और R क्या है, रेडियस है किसकी, न्यूक्लियाई की, जो एटम के अंदर सबसे स्मॉल, जो उसके सेंटर पे होता है मास सारा न्यूक्लियस, उसके बारे में यहाँ पे जिक्र है। तो अपने से कहा क्या गया है
कि जो ये रूल है R इक्वल टू ये वाली जो इक्वेशन है ये इम्प्लाई करती है कि न्यूक्लियर मास डेंसिटी सभी के लिए कांस्टेंट है, चाहे वो सोडियम हो या लिथियम हो, बेरिलियम हो, हाइड्रोजन हो, कार्बन हो, पोटेशियम हो, कोई भी एलिमेंट हो, सबके लिए मास डेंसिटी नियरली कांस्टेंट है। तो उसको बड़ी सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को अप्रोच क्या होगा, डायमेंशनल एनालिसिस या यूनिट्स एनालिसिस, वो इसका अप्रोच होगा। इसके अंदर यूनिट्स से काम चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मास डेंसिटी का फॉर्मूला, वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे न्यूक्लियस को एक एज ए स्फीयर मान सकते हैं, तभी तो उसकी रेडियस आएगी, एज ए स्फीयर माना गया। तो इस केस में वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 4/3 पाई r³ है ना। यानी कि जो न्यूक्लियर मास डेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल है m⁻⁻3, ठीक है, किसी एक न्यूक्लियस के लिए। यहाँ पे मास आएगा एक न्यूक्लियस का, यानी कि जो उसका मास नंबर है A डिवाइडेड बाई 1 मोल 6.602, नहीं 1 मोल की क्वांटिटी क्या होती है, 6.022 × 10⁻23 है ना। ये अपॉन में आएगा, तो 10⁻23 अगर अपॉन में करेंगे तो इक्विवेलेंट किसकी हो जाएगी, वो 10⁻⁻23 के, है ना। और दूसरी बात इसके अंदर थी r⁻⁻3, r⁻⁻3 यानी कि r0 और a⁻1/3 की -3, यानी कि फर्मी जो है इसकी पावर -3 और a⁻1/3 की पावर -3, ये 3 से 3 कट जाएगा। इक्विवेलेंट क्या आएगा, 10⁻⁻23 अपॉन में f³ × a। अब अपॉन में कोई चीज़ आती है किसी क्वांटिटी के, वो जितनी ज़्यादा बड़ी होगी ओवरऑल वैल्यू उतनी स्मॉल होगी, है ना। 10⁻⁻23 का मतलब क्या होगा, 10⁻23 वो भी अपॉन में है, तो ये क्वांटिटी बहुत ही स्मॉल हो जाएगी, स्मॉल। और देखें तो ये ज़्यादा डिपेंड इसके ऊपर मास नंबर के ऊपर नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर 10⁻⁻23 आ गया है। इससे डिड्यूस होता है कि न्यूक्लियर मास डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती, सभी न्यूक्लियाई के लिए नियरली कांस्टेंट होती है। तो ये तो प्रोपोर्शनलिटी फार्मूला था, जिससे सिर्फ ये प्रूव हुआ है कि मास नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करती न्यूक्लियर मास डेंसिटी। पूरा फार्मूला आप निकाल सकते हो, जो 4/3 पाई की जो टर्म थी उसको कंटिन्यू रखना है, लास्ट में पूरा फार्मूला आ जाएगा। वहाँ पे a की वैल्यू और r0 की वैल्यू, जो f की जगह r0 आएगा ना, r0 की वैल्यू पुट करके आप सोडियम के लिए निकाल सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक बटन हिट कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। गुड बाय।